अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने ज़िंदगियों में खुश होंगे, पुरसकून होंगे। वेल, माय नेम इज़ हिरामत भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स एकेडमी बाय पिया प्लोच। मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोड नंबर 502 एंड चैप्टर 41, साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी थी जो हमारी वर्ल्ड war II के बाद जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने काम करना स्टार्ट किए, वो थी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिनमें बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। वेल, उसमें जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंट्री कंसीडर की जाती थी और अभी भी है, चाइना, अमेरिका। इन्हीं दोनों को हमेशा से कंसीडर किया जाता है कि ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा आगे आगे रहती हैं। अब वर्ल्ड war II के बाद क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ ने अपना डायरेक्ट काम स्टार्ट खुद कर लिया। उनको किसी की हेल्प की फ़र्दर ज़रूरत नहीं थी, किसी और कंट्री से हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इंडिविजुअली बेस पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। और कुछ कंट्रीज़ को दूसरी कंट्रीज से हेल्प की ज़रूरत थी, और उनको स्टिल जिन कंट्रीज़ को स्टार्ट में हेल्प की ज़रूरत थी, स्टिल उन कंट्रीज़ को अभी भी हेल्प की ज़रूरत है। वेल, वर्ल्ड war II के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज आया था वो सिर्फ ये आया था कि इंसानों को बहुत हद तक एक दूसरे से की ग़ुलामी से निजात मिल गई थी। वो एक दूसरे के मुत्तहद होने के अलावा, एक दूसरे के बात सुनने के अलावा, एक दूसरे के काम करने के अलावा अपने अपने इंडिविजुअली बेस पे वो काम कर सकते थे। आफ्टर वर्ल्ड war II हमारी बहुत सी चीज़ों की नई फील्ड्स, साइकोलॉजी की फील्ड में नई इन्वेंशंस का आगाज़ हुआ था। बहुत से नई फील्ड्स उसमें, फर्दर फील्ड्स, सब फील्ड्स उसमें डिस्कवर की गई थी, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उनको दुनिया के सामने लाया गया था। इन सब चेंजेस लाने में जो सबसे ज़्यादा जिस साइकोलॉजिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था वो थे फ्रांस फैनन। वेल, फैनन ज़्यादातर खुद से यही सवाल करता था कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के मतहद हो जाते हैं, अगर हमें उनकी ही ग़ुलामी करनी पड़ती है ऑल द टाइम, अगर वही हमारे सुपर पावर्स उन्हीं के पास सारी रहती हैं, तो हमारे माइंड पे या हमारी रीजन पे हमारी जो डेवलपमेंट होगी फ़िज़िकली और मेंटली डेवलपमेंट, उस पर क्या असर पड़ेगा। वेल, फैनन 1925 में उनकी बर्थ हुई थी और वो ब्लैक अफ्रीकन थे। वेल, वो फ्रेंच कॉलोनी में काफ़ी टाइम रहे। उसके बाद जब वर्ल्ड war II हुई तो 1943 में उन्होंने ख़ुद को एज अ वॉल्टियर उस वॉर में भेजा, ख़ुद को एज अ वॉल्टियर पेश किया ख़ुद को। फर्दर जब वर्ल्ड war II उनकी ख़त्म हो गई, उसके बाद वो फ्रांस में ही रहे और उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी मेडिसिन एंड साइकेट्री में। ही वाज स्पेशलाइज इन साइकेट्री। वेल, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, वहीं पे फ्रांस में ही रह के, फ्रांस में ही रह के, और फ्रेंच वूमेन से ही उन्होंने वहाँ पे शादी की थी। जब उन्होंने फ्रांस को छोड़ा था तो वो एज अ लेक्चरर एक यूनिवर्सिटी में थे, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी कर रहे थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशंस भी आ चुकी थी। फैनन एज ए साइकेट्रिस्ट वो उन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था अल्जीरिया में। वहाँ पे फर्दर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे मेंटल डिजीज़ के ऊपर, कि जो लोग होते हैं जो दूसरों के अंडर कंट्रोल पीपल होते हैं, जो कंट्री किसी और के अंडर कंट्रोल होती है, वहाँ के लोगों की जो मेंटल हेल्थ होती है वो किस तरह से होती है। कॉलोनाइज्ड जो पीपल होते हैं अल्जीरिया के, उसने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। इसके रिज़ल्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की और ऑब्जर्वेशंस की। इसके नतीजे में उन्होंने 2 फेमस बुक अपनी पब्लिश की थी और उनकी ये बुक वर्ल्ड वाइड हमें मिलती है और उन्होंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन उनके बाद इसकी की गई। और इसके अलावा जो उनका सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था रेसिज्म पे। ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क के नाम से उन्होंने एक पब्लिकेशन भी की थी कि हमें किस तरह से, इस बुक में उन्होंने सब कुछ मेंशन किया था कि वाइट मास्क किस तरह से डोमिनेंट हो जाते हैं और ब्लैक जो स्किन होती है उसको किस तरह से डिग्रेड किया जाता है। फर्दर उनकी जो डेथ हो गई थी वो 1961 में हो गई थी। फर्दर उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें
एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, उसकी बेस पे उन्होंने एक रिज़ल्ट दिया कि जब हम ऑक्यूपेशन किसी भी कंट्री में जो ऑक्यूपेशन लेवल होता है वो दो तरह का होता है। किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में वो दो तरह के होते हैं। एक तो लोग होते हैं उसमें सुपीरियर और एक होते हैं इन्फीरियर। जो सुपीरियर होते हैं वो कॉलोनाइजर्स होते हैं और जो इन्फीरियर होते हैं वो कॉलोनाइज्ड होते हैं। अब इसमें दोनों का जो मेंटल सेट है, वो दोनों की साइकी जो है वो डिफरेंट होती है। जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो ख़ुद को एग्रेसिव और सुपीरियर कंसीडर करते हैं। वो हर चीज़ में दूसरे पार्टी को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद हमेशा डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कॉलोनाइज्ड जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं, वो वीक होते हैं, तो वो आ जाके कहीं ना किसी पॉइंट पे कॉलोनाइजर्स की ही बात उनको माननी पड़ती है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है इस डिवीज़न का, जब हम सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवीज़न कर रहे होते हैं तो इसका रिज़ल्ट दोनों साइड से नुकसानदेह होता है। एक ख़ुद को सुपीरियर समझ रही है तो एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। तो उसमें क्या होता है, दूसरे बंदा अगर कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर गुस्सा, एग्रेशन तो ज़रूर होता है ना, कि मैं इतने मेरे सोर्सेज नहीं हैं कि मैं इसके मुकाबले में जा सकूँ। उस सारे सीन में क्या होता है कि हमारे जो आपस में जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उन सब में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हम एक दूसरे से इतनी नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो हम दूसरे से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ ही अफेक्ट होती है। अगर इसके हम एग्ज़ाम्पल अपनी हुकूमत से ही सिर्फ ले लें तो वो हुकूमत में हैं, जो लोग हुकूमत में हैं वो डेफिनेटली उनके पास पावर्स हैं, वो जो मर्ज़ी चाहें कह सकते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, जो दूसरी अपोजिट पार्टीज़ होती हैं वो उनके लिए, कोई भी उनकी बात बुरी लगी वो उनके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, पॉलिटिकली उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उन पर इल्ज़ाम वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। इससे होता कैसे होता, उनको बड़ी पार्टीज़ को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, जो नीचे डाउन लोग होते हैं उनको इस चीज़ से नुकसान हो रहा होता है। हमारे रिलीजन सेक्ट्स बीच में आ जाते हैं, हम एक दूसरे से रिलीजन की बेस पे फ़ाइट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की बेस पे फ़ाइट हमारी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मुल्क की मिसाल अगर मैं दूं तो हमारे सिंध में और बाकी जो हमारे सूबे हैं उनमें किन चीज़ों की वजह से इतनी नफ़रत या इतनी बीच में तनाव है, वजह क्या है, वजह हम यूथ को, हम में से किसी को भी वो वजह नहीं पता। वो सूबा क्यों अलग करना चाह रहे हैं वो डोंट नो, बट एक उनका एजेंडा है, हमने सूबा अलग करना है। अब उनके जो बड़े हेड्स हैं उनको तो ये बात पता है, लेकिन जो हम यूथ है या जो उनकी टीम में मेंबर्स हैं उनमें से आधे लोगों को बात ही नहीं पता कि रियल वजह क्या है जिसकी वजह से वो सूबा अलग करना चाह रहे हैं। अब इसमें सारा क्या होता है कि हमारी एक की, क्योंकि जो बंदा सुपीरियर है उसकी ही हर चीज़ चल रही होती है। अगर इसके सेकंड एग्जांपल में मैं हम लोग सिर्फ अपने घर में देखें, ज़्यादातर घरों में फादर सुपीरियर होते हैं, उनका रोल एज अ सुपीरियर ही कंसीडर किया जाता है, हर फैसला वो ही करते हैं। तो जब हम उनके नज़रिए से, उनकी सोच से अगर कोई चीज़ हम सोचने लग जाएँ, हम बच्चे भी अगर हम उनके नज़रिए से कोई चीज़ सोचने लग जाएँ तो वो हमारी मेंटालिटी और उनकी मेंटालिटी सेम होने लग जाएगी। इस व्यू को फैनन ने कॉलोनियल मेंटालिटी के नाम दिया था कि अगर हमारी थिंकिंग जो मतलब डाउन लोग हैं, इन्फीरियर लोग हैं, उनकी थिंकिंग और सुपीरियर लोगों की थिंकिंग सेम हो जाएगी तो वो कॉलोनियल मेंटालिटी का उसने उसको नाम दिया था। फर्दर फैनन ने इसको अपने इस व्यू पॉइंट को फर्दर उसने इस चीज़ में कंसीडर कर लिया कि अगर हम दो कश्तियों का सवार होते हैं, अगर तो एक साइड पे हम अपनी पर्सनैलिटी, इन्फीरियर पर्सनैलिटी को रखते हैं और एक साइड पे हम अपनी कॉलोनियल मेंटालिटी को रखते हैं, तो इन दोनों के चक्कर में हमारा क्या होता है कि हम मेंटल डिजीज़ में आ जाते हैं, हमें कोई ना कोई स्ट्रेस हो जाता है, हमें किसी ना किसी चीज़ में एंग्जाइटी हो जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फर्दर फैनन ने तो अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली लिखा कि अगर उसको कोई पेशेंट्स मिलते हैं इस चीज़ को लेके कि अल्जीरिया में क्योंकि फ्रेंच कंट्रोल था, वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर कोई फ़ाइट करना चाहता था, कोई पेशेंट को स्ट्रगल करना चाहता था तो वो कर तो सकता नहीं था क्योंकि फ्रेंच कंट्रोल था। लेकिन जब वो इतना
ऑब्सेस हो जाता था किसी भी चीज़ से तो वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में चला जाता था। उस टाइम पे वो उस चीज़ को, उस डिज़ीज़ को किस तरह से सॉल्व आउट करता था, फरदौस ने अपने इस चैप्टर में इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि उसको उसमें से निकालने के लिए वो कॉन्शियसली उसको थेरेपीज़ उस चीज़ की दी जाती थी कि वो फ़ाइट करे, उसमें इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत आ जाए ताकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़, फ्रेंच कंट्रोल के ख़िलाफ़ उसके ऊपर आवाज़ उठा सके। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ फैनन का जो रोल है, मेन इसमें ये है कि फैनन ने इस चीज़ को डोमिनेट किया कि जो लड़ाई होती है वो सिर्फ गन्स के ज़रिए या एक दूसरे को मार पीट के ज़रिए नहीं होती, या एक दूसरे के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं होती। जो अगर हमने किसी बेस पे लड़ाई करनी है, बैटल्स करने की, लड़ाई करने के और भी बहुत से तरीके हैं। उसमें सबसे पहले उसने स्कूल एंड कॉलेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हम, जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जब वो यूथ में आएंगे, कन्वर्ट होंगे तो बहुत सी चीज़ें वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से उसने अपने हॉस्पिटल्स पे रिसर्च की कि अगर हॉस्पिटल्स में एडवांस चीज़ें आएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे डेवलपिंग जो रेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, हमारे पेशेंट्स कम होंगे, बीमारियों को जल्दी क्योर अप कर सकेंगे। न्यू मेडिसिन्स में हम सर्च कर सकते हैं कि हम अभी तक क्यों बैठे हैं, हम कोविड-19 से अभी तक क्यों नहीं बाहर निकल सके, क्योंकि हम इंतज़ार करें हमें कोई और वैक्सीन बना के देगा तो हम ये करेंगे। अब जिन्होंने वैक्सीन बनानी है वो इतनी डेवलप कंट्रीज़ हैं तो वो वैक्सीन बना रही है ना, हम इतनी डेवलप कंट्री नहीं है तो हम वैक्सीन नहीं बना रहे। फर्दर उसने दूसरी चीज़ों को लेके स्पोर्ट्स, गेम और हेल्थ एंड इस टाइप की चीज़ों को उसने हाईलाइट किया था कि अगर हम इन चीज़ों की तरफ अपना फोकस करें तो हमें किसी से गन पॉइंट पे फ़ाइट करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्दर आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।